साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों अभी हिस्ट्री में ये चल रहा है, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में गुप्त काल चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाए थे। आज गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था हम पढ़ाएंगे। इन गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि गुप्त काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था में पूरी तरीके से विभक्त हो गया था, और ये जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, पूरी तरीके से समाज में आ गया था। और यह जन्म और कर्म का आधार न मान के ये केवल जन्म के आधार पर ही वर्ण का जो है वो किया गया था, विस्तार किया गया था। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त कर दिया गया था। और इनकी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जिसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था और उसके बाद अन्य वर्णों को दिया गया था। और इससे मनु, नारद और याज्ञवल्क्य आदि लोग जो है इसका जो है पूरी व्यवस्था उन्होंने बताई है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था थी। और हालांकि कुछ फाहियान और ह्वेनसांग ने विदेशी यात्री, जो चीन के विदेशी यात्री थे, उनके द्वारा भी कुछ विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिनमें अंत्यज या खेतिहर मजदूर को कृषक या अंत्यज इस तरीके से बातें करी गई है। तो एक एक हम फैक्ट लिख के और विश्लेषण करते रहते हैं। पहला फैक्ट हम लिख लेते हैं गुप्तकालीन समाज परंपरागत व्यवस्थाओं में बटा हुआ था। इसको हम लिख लेते हैं कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था ये गुण के आधार पर ना होकर, गुण के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर है। तो यहाँ पे हम गुण और कर्म दोनों लिखते हैं। गुण एवं कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था गुण एवं कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर थी। पहला फैक्ट यही हुआ कि जो व्यवस्थाएं थी वो 4 वर्णों में विभक्त थी, और 4 वर्णों में जो व्यवस्थाएं थी वो जन्म के आधार पर हो गई थी। यानी कि कर्म और गुण के आधार पर ना होकर जन्म पर आधार हो गया था, जिसमें वंशानुगत व्यवस्थाएं हम देखने को मिलता है, जिसमें राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो इससे हमें एक चीज और इसमें हम लिख सकते हैं कि यह समाज 4 वर्णों में विभक्त था, या गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था या समाज व्यवस्था, गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, और जिसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, जिसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। क्योंकि न्याय संहिताओं में कहा गया है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से,
क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से तथा वैश्य की परीक्षा जल से और शूद्र की परीक्षा विष से। यानी कि शूद्र वही गलती करेगा तो विष दिया जाएगा, यानी मृत्युदंड दिया जाएगा, और ब्राह्मण वही गलती करेगा तो उसे अपने वजन के बराबर यानी तुला के बराबर दान करना पड़ेगा। यानी कि इतनी कठोर जो है या वर्णों में इतनी विभिन्नताएं थीं। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं न्याय संहिताओं में न्याय संहिताओं में ब्राह्मण की परीक्षा ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से तथा वैश्य का जल से, वैश्य का जल से तथा शूद्र का विष से की जानी चाहिए। ये न्याय संहिताओं में ये चीज़ दी गई है। फिर इसी के क्रम में हम देख लेते हैं कि ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री थी, उसने जो निम्न वर्ण है या शूद्र वर्ण है, इनको खेतिहर या कृषक कहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ह्वेनसांग ने शूद्रों को खेतिहर, कृषक वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। इस तरीके से ये हमें सामाजिक व्यवस्थाएं दिखती हैं। अभी इसमें हम अछूत और जिसमें फाहियान ने अछूत की जो अंत्यज व्यवस्था कहा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ स्त्रियों की दशा, और स्त्रियों की दशा में सती प्रथा इसमें आ गया था। एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख हम देखने को मिलता है। सबसे पहला उल्लेख सती प्रथा का हमको एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि अभी हम एक एक फैक्ट के रूप में लिखा लेते हैं। और एक अगर यहाँ नोट करके हम लिख लेते हैं कि मयूर शर्मन ने 18 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो इसको हम लिख लेते हैं अनुष्ठान किया था। और मनु की दृष्टि में एक चीज हम और जान लेते हैं। मनु की दृष्टि से ब्राह्मण 10 वर्ष का क्षत्रिय के 100 वर्ष से बड़ा माना गया है। ये मनु का जो श्रेष्ठता क्रम बनाया गया है उसकी बात कही गई है। और साथ ही साथ जो राजपूतों का 36 विभाजन किया गया, जो 36 कुल का विभाजन किया गया, जिसमें हूण आए थे। हूण 5वीं सदी में यहाँ हूण आ गए थे, और हूणों को भी उस 36 कुल में एक स्थान दिया गया था, हूणों के भी। तो अभी हम लिख लेते हैं एक एक करके। अभिलेखों से ज्ञात होता है, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मयूर शर्मन ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में
18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यहाँ पे एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं कि जो मनु द्वारा कहा गया है कि मनु के दृष्टि से या मनु के द्वारा मनु की दृष्टि से 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। एक फैक्ट हम यहाँ पे और लिख लेते हैं कि राजपूतों के 36 कुलों में हूणों को भी एक स्थान दिया गया था, या हूणों को 36 कुल में एक स्थान था। हूणों का क्षत्रियों के 36 कुल में एक स्थान था। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अछूत, अस्पृश्य और दास और स्त्रियों की दशा कुछ हम बताएंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें सबसे पहले गुप्तकालीन की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना गया था। न्याय संहिताओं में ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से किया जाता था। और ह्वेनसांग ने शूद्रों को खेतिहर कृषक वर्ग कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मयूर शर्मन ने 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। फिर मनु की दृष्टि से 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया, 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ माना गया है। तथा हूणों को 36 क्षत्रिय कुलों में से एक माना गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अछूत एवं अस्पृश्य की बात कर लेते हैं। इसमें फाहियान के विवरण को हम लेते हैं। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज अस्पृश्यता, भारतीय समाज में अस्पृश्य वर्ग था जो अस्पष्टतः अन्य वर्ग या शूद्रों से भिन्न था। इन्हें अंत्यज तथा अंत्यज तथा चांडाल कहा गया है। अब एक चीज हम ये फिर दास प्रथा के बारे में
छूत और अछूत हो गया। फिर दास प्रथा के बारे में कहा जाता है कि दास प्रथा था कि नहीं, तो दास प्रथा था। तो हम लिख लेते हैं कि गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान था। दास प्रथा, गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान था। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जबकि मनु ने 7 प्रकार की, जबकि मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। इसके अलावा मनु के अलावा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे हम अस्पृश्यता, अछूत अस्पृश्यता तथा दास प्रथा देख रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली बात तो फाहियान द्वारा कहा गया है कि भारतीय समाज में अस्पृश्य वर्ग था तथा शूद्रों को इससे भिन्न माना गया है तथा इनको अंत्यज या चांडाल कहा गया है। अंत्यज कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, अंत्यज। और दूसरा जो दास प्रथा के बारे में कहा गया है कि नारद ने 15 प्रकार के जो दासों का उल्लेख किया है, कि नारद ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, तो नारद ने 15 प्रकार का, तथा मनु अगर आता है तो मनु ने 7 प्रकार के दास का उल्लेख किया है, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंश जो था वो हमने पढ़ाया। और अगले वीडियो में हम पूरा इसको समाप्त करके जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल जल्दी खत्म करके आधुनिक युग खत्म करेंगे। और जिसमें जो परीक्षाएं आ रही हैं, जो मई और जून में जो परीक्षाएं लगेंगी, उससे पहले पूरी हिस्ट्री समाप्त होगी और हम एक प्राचीन इतिहास का पूरा मैराथन लेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास का पूरा मैराथन, और फिर आधुनिक का। उसके बाद एक इतिहास का पूरे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डालेंगे। तो साथियों, इसके बाद हम ज्योग्राफी का भी डाल रहे हैं अपने प्लेलिस्ट में, उसको भी देखिए। और सभी कंपटीशन में जो रीजनिंग का भी हम क्लास करवाएंगे, कंपटीशन के सभी अंश, सभी अंगों को हम जोड़ के एक परफेक्ट, एक पूरा कंप्लीट पैकेज देंगे। और साथियों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो साथियों आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप बेल आइकन दबाइए और साथियों में शेयर करिए। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।